हेलो बच्चों, मैं जितेश मोगरा जेएमआर सर जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का जो 23 जनवरी वाला मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसके फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या सवाल थे, कैसे उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो हमारे सामने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। आपको मॉलिक्यूल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, दूसरे कॉलम में मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपको चेक करना पड़ेगा मैच करते टाइम। चलिए एक एक करके चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन जो इन्होंने दिया हुआ है, देखिए बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें तो फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। CCl4 में देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सेम इज द केस विद CO2, यहाँ पे भी दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाला है ए, उसकी मैचिंग किसके साथ होनी चाहिए? फोर्थ के साथ होनी चाहिए। अब देखिए ए की मैचिंग अगर फोर्थ के साथ होकर आ रही है तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब सेकंड या थर्ड में से कोई आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे बी ऑप्शन में इन्होंने बोला हुआ है मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे BCl3 और AlCl3। आपको पता है शेयरिंग के बाद BCl3 में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम, जबकि ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो बताइए क्या इन दोनों स्पीशीज के अंदर हम बोल सकते हैं ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला केस होकर आ जाएंगे? यस, तो हम बोल सकते हैं बी किसके साथ मैच करेगा? सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। आंसर तो देखिए अपना वैसे ही निकल कर आ गया है, ए मैचिंग विद फोर्थ एंड बी मैचिंग विद सेकंड। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर निकल कर आ गया। फिर भी चलिए बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इन्होंने एक बात और बोली हुई है, देखिए मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? दीज आर गोइंग टू बी NO एंड NO2। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको NO NO2 के स्ट्रक्चर्स ध्यान होंगे, वरना अगली स्लाइड पे आपको दिखा भी दिए जाएंगे। आप देखेंगे दोनों में नाइट्रोजन पे एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और ऑड इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, इसीलिए सी की मैचिंग फर्स्ट के साथ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट में ये बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब एटम के या सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो हम उसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का केस बोलेंगे। अब देखिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट आपको कहां मिल सकता है? H2SO4 और PCl5 के अंदर मिल सकता है। सल्फर की बात अगर मैं यहां पे करूं तो हम देखते हैं सल्फर के सराउंडिंग में कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होकर आ जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द 6 बॉन्ड दैट इज फॉर्मिंग। ऐसे हम बोल सकते हैं फास्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। इन दोनों ने अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड किया हुआ है, इसलिए दीज आर द मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कॉरस्पॉन्डिंगली थर्ड ऑप्शन से निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स के इन्होंने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए CCl4 ऑक्टेट कंप्लीट होकर आ रहा है। आपको वैसे दिख रहा होगा ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वास्तव में यहाँ पे क्या होने वाला है? वी कैन इमेजिन कि यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग के दौरान दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड हैं, यहाँ पे भी शेयरिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा होकर आ रहा है, ऐसे यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट पूरा है। बाकी जानकारियां मैंने आपको बता दी हैं, अकॉर्डिंगली आप चीजों को हैंडल कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल में देखिए, ये सवाल जो है ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल चैप्टर का सवाल है। आपसे ये पूछा गया है कौन सा एलिमेंट जो है वो सेम पीरियड को बिलोंग नहीं करता है। देखिए ये वाली बात बोली हुई है, एलिमेंट बताना है कौन सा डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड एज द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए एक बार देखना शुरू करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, देखिए जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बोल रहा हूं कि पैलेडियम जो है, सबसे पहले देखते हैं ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो हम देखते हैं ये 5th पीरियड का एलिमेंट निकल कर आ रहा होता है, जबकि बाकी तीनों की अगर मैं बात करूं, प्लैटिनम, इरिडियम और ओस्मियम, ये सारे के सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड के एलिमेंट्स देखे जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम पीरियड का नहीं आ रहा है? पैलेडियम है। सो सीधा फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये एक आसान क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल चैप्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स वगैरह याद नहीं करे हुए हैं तो आपको पता है ये चीज आपको आगे डी ब्लॉक के अंदर क्लास 12th में पढ़ा दी जाएगी, वहां से भी आपको चीजें याद होकर आ सकती हैं। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आपको कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए जाते हैं और उनको रिलेट करके डिजायर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ पे यही काम किया हुआ है। देखिए आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है FeO4 टू नेगेटिव जब Fe में कन्वर्ट होकर आएगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इट हैज टू बी टेकन लाइक FeO4 चार्ज टू नेगेटिव। देखिए ये किसमें कन्वर्ट होकर आना चाहिए? Fe2 प्लस में कन्वर्ट होकर आना चाहिए। ये Fe तक तो कन्वर्ट ही नहीं करवा रहे, इसका मतलब आखिरी डेटा का तो हमारे लिए कोई यूज ही नहीं है। ये बात पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखेंगे, उनकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंबाइन करके रिजल्ट निकालेंगे। चलिए एक बार सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, देखिए ये रहा अपने पास रिएक्शन। देखिए FeO4 टू नेगेटिव वाला रिएक्शन है, ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने बोला देखिए इसका E1 नॉट का डेटा हमको पता है, हमने इससे डेल्टा जी नॉट का डेटा निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा होगा, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होकर आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE0 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यही काम मैंने दूसरे रिएक्शन के अंदर भी कर दिया। इसका भी अपने को वोल्टेज पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 1 है। देखिए इसके लिए भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा रिएक्शन है FeO4 टू नेगेटिव, जिसे किसमें कन्वर्ट करना है? Fe2 प्लस में कन्वर्ट करना है। हमने वो रिएक्शन लिख दिया। अब देखिए उस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होएगा, लेट अस कॉल इट एज डेल्टा जी नॉट 3। और बताइए ये रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन से कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं वैसे बहुत इजी अप्रोच है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो Fe3+ एंड Fe3+ will actually get cancelled out and you will be left with FeO4 टू नेगेटिव कन्वर्टिंग टू Fe2+। अगर ऐसा है तो बताइए क्या दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से हमारा रिएक्शन आ जाएगा क्या? हाँ, अब हम यही काम डेल्टा जी नॉट वैल्यूज पे कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा ये वाली बात कि जी जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम जब रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो उनकी डेल्टा जी नॉट वैल्यूज को भी ऐड किया जा सकता है। पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसे इस तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा जी का सहारा लिया, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। ये देखिए डेल्टा जी1 नॉट पता है, डेल्टा जी2 नॉट पता है, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। और जो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी होगा उसे भी मैं सेम फॉर्मूले से लिखने वाला हूं, डेल्टा जी नॉट बराबर -N इंटू एफ इंटू ई नॉट। आपको अननोन रिएक्शन का ई नॉट पता करना था, उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया है। सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो यू गेट द आंसर एज 1.7 वोल्ट्स। यही हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दिस वाज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कई बच्चों को इसी क्वेश्चन को करने के लिए डेल्टा जी नॉट की बजाय एक डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला बताया जाता है। उन्हें ऐसा बोला जाता है कि यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द इक्वेशन N1E1 नॉट प्लस माइनस N2E2 नॉट, और आगे आ जाएगा आपके पास में नीचे N1 प्लस माइनस N2। अब यहां पे चीजें कैसे करी जाती हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पे हम लोग ये करेंगे कि आपके दो रिएक्शंस जो हैं उन्हें ऐड करके रिजल्टिंग रिएक्शन आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करके। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए FeO4 टू नेगेटिव से पहले Fe3+ बनेगा, फिर Fe3+ से Fe2+ बनेगा। आपको पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आ रहा होगा पहले रिएक्शन में Fe3+ इज द प्रोडक्ट, दूसरे रिएक्शन में Fe3+ इज द रिएक्टेंट। अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो हम ये बोल सकते हैं क्या हो जाने वाला है, डिजायर्ड रिएक्शन आ जाने वाला है। इसका मतलब देखिए रिएक्शंस को आपने ऐड किया तो इस फॉर्मूले के अंदर भी हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, अगर प्लस का साइन यूज करें तो हम बोल सकते हैं बेसिकली अपने पास साइन क्या आने वाला है। देखिए यहां पे तो आई कैन से कि दोनों जगह से नेगेटिव साइन हट जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद दिस वैल्यू। देखते हैं एक बार, यहां पे सिर्फ प्लस का साइन बचने वाला है, यहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि हमने रिएक्शंस को क्या किया, ऐड।
अब सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए पहले केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकल कर आ रहा है, यहाँ आयरन +3 में आया, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम बोल सकते हैं N1 को 3 के बराबर पुट कर देना चाहिए। पहले वाले का पोटेंशियल 2 के बराबर दिया हुआ है, दूसरे केस में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होकर आ रहा है, दूसरे का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 0.8 के बराबर दिया हुआ है, और आगे N1 प्लस N2 अगर हम कर दें तो आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 and 1 4 के बराबर हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो सॉल्व करके आपके पास डायरेक्टली रिक्वायर्ड पोटेंशियल ऑब्टेन होकर आ जाएगा। ध्यान रखिए जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा था ये भी डेल्टा जी नॉट वाले रिलेशन से ही ऑब्टेन होकर आया है, लेकिन डेल्टा जी नॉट वाले रिलेशन में हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा होता है। इस रिलेशन के थ्रू हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कम लिख के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमने इसलिए बोला हुआ है, बेसिकली देखिए 11th क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द चैप्टर। मॉडरेट लेवल इसलिए बोला हुआ है बिकॉज कई बच्चे आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ ही थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब देख लीजिए आयरन यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ रहा है। ध्यान रखेंगे दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर आयरन, जबकि हम कॉमनली तो आयरन को +2 +3 में ही देख रहे होते हैं। हाँ, पर कभी कभी ऐसा भी बिहेवियर देखा जाता है, इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमें दिया हुआ है, देखिए इन्होंने क्या पूछा है, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ठीक है, तो बेसिकली देखिए फेशियल मेरिडियोनल आइसोमर जो हैं वो आपको तब देखा जाता है जब या तो आपका कॉम्प्लेक्स इस तरीके का कॉम्प्लेक्स हो Ma3B3। इसका मतलब क्या है, एक सेंट्रल एटम होएगा, 3 एक प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, 3 दूसरे प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। तब हम देखते हैं या तो फेशियल मेरिडियोनल आइसोमर होता है, या फिर हम एक और केस में देख रहे होते हैं कि अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है जैसे GLY, अगर वो 3 की संख्या में प्रेजेंट हो जाए तब भी ये वाला आइसोमेरिज्म देखा जाता है। कौन सा? फेक और मर वाला आइसोमेरिज्म। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, बड़ी क्लियरली ये वाली बात बोली जा सकती है। पहले ही ऑप्शन ये है जिसमें सेंट्रल एटम के अलावा 3 लीगेंड मोनोडेंटेट वाले हैं अमोनिया टाइप के, और 3 लीगेंड मोनोडेंटेट वाले हैं क्लोराइड वाले। तो हम बोल सकते हैं सीधा यही वाला ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमने चेक किया, वही हमारा आंसर आ रहा है। चलिए साथ में देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल इस वैरायटी का तो नहीं है। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये Ma4B2 टाइप का एग्जाम्पल हो गया। ये जो एग्जाम्पल आ रहा है दिस इज MAA होल थ्राइस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल आ रहा है दैट इज MAA होल ट्वाइस स्मॉल a2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको पता है इन चारों में से सिर्फ पहला वाला कॉम्प्लेक्स ही ऐसा है जो क्या करेगा, फेशियल मेरिडियोनल आइसोमर शो करेगा। क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज द चैप्टर एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन चेक ऑप्शन चेक करने थे, उससे आपको रिजल्ट मिलकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए मैंने जो Ma3B3 वाली बात बोली वही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने आपसे पूछा है, देखिए एक तो ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करना है, इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से बोले हुए हैं। ये बोल रहे हैं NO2 कैन डाइमराइज इजीली। हाँ, ये वाली बात सही है बिकॉज आपको पता है NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, और वो डाइमराइज होकर N2O4 बनाने की टेंडेंसी रखता है और अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा लेता है। ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए मेरा आंसर नहीं होएगा। अगला देखते हैं, देखिए SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाली बात गलत दी हुई है, देखिए गलत है और यही मेरा आंसर होकर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें SO2 की अगर मैं बात करूं तो बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे आपको +4 दिख रहा है। आपको पता है सल्फर तो +6 तक भी जा सकता है। इसका मतलब बताइए क्या ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? हाँ, अगर खुद ऑक्सीडाइज होएगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, और दूसरों को रिड्यूस करेगा तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। इनफैक्ट केमिस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि SO2 ज्यादा कॉमनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही काम करता है। अगर ऐसा है तो बताइए क्या बोल सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत होकर आ गया है। टेक्निकली अगर मैं बात बोलूं तो सल्फर ऊपर नीचे दोनों जा सकता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं SO2 कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट मोर कॉमनली बिहेव्स लाइक अ क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन्होंने कहा है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता, तो ये लोग गलत कह रहे हैं। चलिए बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख तो लेते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने बोला हुआ है PF3 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट।
ये सही बात है। देखिए PF3 तो एग्जिस्ट कर रहा होता है, NF5 में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जबकि हमें पता है नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 के बराबर ही होती है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से अगर हम बोलें तो हम बोल देंगे NF5 डज नॉट एग्जिस्ट। सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए अगले वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। PH3 शोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन अमोनिया। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, पहले तो बताइए क्या प्रोटोन एफिनिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोन एफिनिटी मतलब H+ को ग्रहण करने की टेंडेंसी। हमें पता है H+ को कौन ग्रहण कर रहा होता है, बेस ग्रहण कर रहे होते हैं। हमें पता है ये वाली बात कि अमोनिया में ज्यादा बेसिक नेचर होता है एज कंपेयर टू क्या, PH3। इसका मतलब ये लोग कह रहे हैं PH3 वीकर बेस होगा या लेसर बेसिक होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं है। हम देख रहे हैं अपने पास सेकंड ऑप्शन ही आंसर निकल कर आ रहा है। बेसिकली जिस तरीके की बातें यहां पे इन्होंने इन्वॉल्व करी हुई हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा होगा। देखिए पी ब्लॉक है, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स हैं। दिस इज द फैमिली बेसिकली इन्वॉल्व हेयर, ठीक है। लेवल ऑफ द क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? बहुत सारी एस्पेक्ट्स को कवर अप किया हुआ है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात भी कर रहे हैं, ऑक्टेट एक्सपेंशन की बात भी कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात भी कर रहे हैं। ये सब बातों को कंसिडर करके आंसर निकल सकता है। सेकंड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। लॉजिक आपको बता दिया गया है, ठीक है। यही ऑक्सीडेशन नंबर वाला लॉजिक है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इस बार इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये बोल रहे हैं द करेक्ट सेट ऑफ आयंस एक्वा सॉल्यूशन विद सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। कौन कौन से आयंस ऐसे हैं जो सेम कलर शो करने वाले हैं, ये वाले ऑप्शन अपने को आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखिए डी ब्लॉक चैप्टर जो है, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आयंस के एक्वा सॉल्यूशन के कलर्स लिखे हुए हैं। वही कलर्स अपने को यहाँ पे देखने पड़ेंगे सबके केस में, एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। वैसे सारे कलर्स याद होने चाहिए, इसीलिए हमने लेवल ऑफ द क्वेश्चन को टफ रखा हुआ है। चलिए एक एक करके सारे आयंस के कलर्स की बातें करते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मतलब कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे थे जिसके कारण आप ऑप्शंस को इजीली रिजेक्ट कर सकते थे। देखिए स्कैंडियम 3+ है, आपको पता होना चाहिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 होती है, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताइए दिस इज गोइंग टू बी कलरलेस। लेकिन बाकी दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होंगे। इसका मतलब तीनों का कलर सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहला बंदा कलरलेस है और अगले दोनों क्या हैं, कलर्ड निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट होकर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, Zn2+। आपको ये वाली बात भी ध्यान होगी, Zn2+ जो होता है दैट हैज 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। बताइए अगेन कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वी एक्सपेक्ट इट टू बी क्या, कलरलेस इन एक्वा सॉल्यूशन, जबकि बाकी दोनों स्पीशीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो तो कलर्ड होने वाले हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमने दिमाग लगा के रिजेक्ट कर दिया। अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइटेनियम 4+। टाइटेनियम 4+ की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d0। अब बताइए फिर से कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें तो नहीं है, लेकिन बाकी स्पीशीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगेन ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होकर आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला आयन एक्वा सॉल्यूशन में कलरलेस होना चाहिए, बाकी सारे आयंस कलर्ड होंगे। तो देखिए अगर आपको सारे आयंस के कलर्स याद नहीं भी थे तो भी आप इस क्वेश्चन को इंटेलिजेंटली ऑप्शंस के थ्रू एनालाइज कर सकते थे। ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट होकर आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट वाला ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। जो तीनों स्पीशीज दिए हुए हैं वो तीनों ग्रीन कलर के स्पीशीज हैं, वही क्वेश्चन के अंदर हमें चीजों को इन्वॉल्व करना है। ओके सो सॉरी, वेनेडियम 2+ है, देन वी हैव क्रोमियम 3+, देन वी हैव Mn3+। दिमाग बस ये लगाना है क्या कि इन तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कलर शायद मैंने गलत बोल दिया है, यहाँ पे तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड वी विल सी दैट ऑल थ्री आर गोइंग टू हैव द सेम कलर, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट कलर वाली बात यहां पे कर लेते हैं। देखिए सो सॉरी, कलर मैंने गलत बोल दिया था, दे आर हैविंग व्हिच कलर, वॉयलेट कलर। पर अगर आपको कलर याद नहीं भी था तो भी आप बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करके सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल में देखिए आपको क्या बोला हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का सवाल है। थोड़ा सा डरावना सा सवाल लगता है। क्या बोला हुआ है देखिए, हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन NH4OH इज एडेड
gradually to a solution containing 1 Ma2 plus ion and 1 Mb3 plus ions. अब देखिए बेसिकली NH4OH क्या करेगा, OH माइनस सप्लाई करेगा, उस OH माइनस के कारण A2 प्लस का प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ AOH होल ट्वाइस, या B3 प्लस का भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ BOH होल थ्राइस। हमको यही बताना है कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होकर आएगा। चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा दोनों कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट होने वाले हैं उनकी फॉर्मूला टाइप अलग अलग है, इसीलिए हम सीधा केएसपी के डेटा देख के प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हमें क्या पता करना पड़ेगा कि किसको प्रेसिपिटेशन के लिए कम OH माइनस चाहिए, उसी का प्रेसिपिटेशन पहले होकर आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे इन्होंने ये वाली बात लिखी हुई भी है क्या कि OH माइनस की किस कंसंट्रेशन पे AOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट करेगा, ये हम निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं ये देखिए, आपको पता है प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होता है, Q बराबर KSP हो जाना चाहिए। देखिए ये रहा Q का एक्सप्रेशन, हमने इसको KSP के बराबर कर दिया। Q के एक्सप्रेशन के अंदर A प्लस की कंसंट्रेशन जो है, रादर A2 प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो हमने 1m रख दी इंटू OH माइनस का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू KSP। तो बताइए AOH होल ट्वाइस के प्रेसिपिटेशन के लिए OH माइनस का लेवल कितना होना चाहिए, इतना। यही काम अगर अपन किसके लिए कर देंगे, दूसरे वाले कंपाउंड BOH होल थ्राइस के लिए करेंगे, तो यू विल हैव दिस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर आप दोनों कंसंट्रेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्या आपको ये वाली बात नजर आ रही है कि OH माइनस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ BOH होल थ्राइस इज लेस, और अगर कम OH माइनस चाहिए तो हमें पता है उसी का प्रेसिपिटेशन पहले होकर आएगा। अगर ऐसा है तो वी कैन सिंपली से दैट BOH होल थ्राइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर AOH होल ट्वाइस। चलिए देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। BOH होल थ्राइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर AOH होल ट्वाइस, फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। केएसपी से डायरेक्टली डिसाइड नहीं किया जा सकता है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, OH माइनस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन निकालने पड़ेंगे। जिस केस में कम OH माइनस चाहिए वो पहले प्रेसिपिटेट होकर आएगा। दैट इज द फंडा इन्वॉल्व। कई बार टॉपिक्स के अंदर इसको सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के नाम से बुलाया जाता है। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट, दैट यू कैन सी हियर। ठीक है, सोलिबिलिटी के अंदर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल के अंदर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी ये बताइए। अगर ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में कौन सा आयन आ रहा है, कोबाल्ट 2 प्लस आयन आ रहा है, और साथ में बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.95। अब देखिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से हम देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, देखिए कोबाल्ट 2 प्लस का कॉम्प्लेक्स बोला हुआ है। कोबाल्ट 2 प्लस के अंदर अगर हम डी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देन वी सी दैट द कॉन्फ़िगरेशन कम्स आउट टू बी 3d7। अब देखिए डी में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 7, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3। चलिए देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज किया जाए ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है इन्होंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल दिया है, तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले T2G वाला ऑर्बिटल भरेगा, फिर EG वाला ऑर्बिटल भरेगा। उसी के हिसाब से यहां पे बातचीत करके देखते हैं। देखिए T2G पहले, EG बाद में, इसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चौथा तो वैसे रिजेक्ट होकर आ गया। अब देखते हैं अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जा रहा है। देखिए यहां तो 5 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये वैसे गलत हो गया। यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बातचीत करेंगे तो देखिए यहां पे क्या सिचुएशन हमारे पास निकल कर आ रही है, देखते हैं एक बार। T2G क्या बोला हुआ है, 5, EG क्या बोला हुआ है, 2। चलिए एक बार इसको अरेंज करके देखते हैं। T2G 5, EG 2 का क्या मतलब है, ये रहे अपने पास में EG के 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन हम बोल रहे हैं हमारे पास T2G में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। इस तरीके की सिचुएशन दी हुई। ठीक है, T2G के ऑर्बिटल्स नीचे हो गए, EG वाले ऑर्बिटल्स ऊपर हो गए। क्या आपको यहाँ पे बड़ी आराम से दिख रहा है कि हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो बताइए अगर आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आ रहा है, पर ठीक है कहीं ना कहीं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑक्टाहेड्रल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, इसीलिए वी हैव रैंक्ड द क्वेश्चन एज मॉडरेट। ठीक है,
देखिए वही कॉन्फ़िगरेशन जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ जो इन्वॉल्व होती है हीट रेडिएशंस के अंदर वो दी हुई है। आपसे ये पूछ रहे हैं कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम में क्या होगी, इसके लिए सूटेबल होगी। अब देखिए उसी के लिए आपको कुछ कांस्टेंट्स वगैरह के डेटा दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या काम कर लेना चाहिए, 900 नैनोमीटर दिया हुआ है। देखिए सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके होकर आ सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जो हमको रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, हम उसी का यूज करते हुए क्या करेंगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं देखिए क्या किया जा सकता है। पर्टिकुलरली पहली चीज तो आपको दिख रही होगी, देखिए कि कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर इनिशियल ऑर्बिट नंबर इज इंफिनिटी, ठीक है। तो हम चाहें तो हम इनिशियल ऑर्बिट नंबर को इंफिनिटी लेके फाइनल ऑर्बिट नंबर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो इनमें से कोई आ गया तो वो अप्रोप्रिएट आंसर होकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे रिडबर्ग्स फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया हुआ होता है, बोर मॉडल और स्पेक्ट्रम का जो पोर्शन रहता है वहां पे ये मॉडल पढ़ाया जाता है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं एंड वी आर जस्ट चेकिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन। हर ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इंफिनिटी और 3 वाला ऑप्शन अगर आप रखते हैं तो आप देखते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए इतनी निकल कर आ रही है, दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 900 नैनोमीटर। तो बताइए 900 नैनोमीटर कब मैच कर रहा है, इंफिनिटी से 3 वाले ट्रांजिशन में मैच कर रहा है। आपको पता है वैसे भी इलेक्ट्रॉन जब थर्ड शेल में एंटर करेगा फाइनली, देन वी कॉल द सीरीज एज पाशन सीरीज। तो हम बोल सकते हैं ये जो रेडिएशन था 900 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला, दैट इज गोइंग टू कॉरस्पॉन्ड टू पाशन सीरीज। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, इंफिनिटी से 3 में जंप करता हुआ देखा जाएगा। दैट शुड बी द सिचुएशन, ठीक है, ओके। देखिए यहां जो अपने को वैल्यूज दी हुई हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड हैं। कुछ बच्चों ने सवाल को एक अलग तरीके से सॉल्व किया था, वो क्या था वो भी चलिए मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चों ने क्या किया, यहां से 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर ले ली, दैट वाज गिवन टू देम एज 900। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वॉल्व रेडिएशन की एनर्जी निकल कर आ जाएगी। जब यहां से हम देखेंगे इन्वॉल्व रेडिएशन की जो एनर्जी हमारे पास निकल कर आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी क्लोज टू अ वैल्यू दैट इज 1.51 ईवी के आसपास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू अपने पास निकल कर आ रही है 1.51 ईवी, ठीक है। अगर आपको ध्यान है तो ये जो है वो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। हम कई बार बच्चों से कहते हैं कि उनको ऑर्बिट्स की एनर्जीज याद होनी चाहिए। अब अगर आपको ये याद है कि ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी बात का यूज कर सकते हैं एंड हम बोल देंगे देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहिए, थर्ड में। इंफिनिटी की एनर्जी तो आपको 0 होती है ये पता है, तो बताइए इंफिनिटी और 3 का डिफरेंस जो होगा वो 1.51 ही हो जाएगा और सीधा हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, पाशन सीरीज के रूप में अपना आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करके ऑप्शंस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके सवाल को किया जा सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द चैप्टर, कैलकुलेशंस वगैरह थोड़े इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वी हैव रैंक्ड द क्वेश्चन एज मॉडरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो दे रखा है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो एंट्रोपी कैलकुलेशन वाली बात है उसी के बारे में डिस्कशन होकर आ रहा है। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, वी आर हैविंग आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया, फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए वेपर में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे चेंज के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन कितना आएगा, ये वाली बात निकाल दें, ठीक है। चलिए एक एक स्टेप इन्वॉल्व जो होगी वो देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बात करूं तो चलिए वो सारी स्टेप्स हमने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली वी आर हैविंग आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें उसको वाटर वेपर में चेंज करना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसको स्टेप वाइज ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने आइस का टेम्परेचर बढ़ाया और हमने क्या किया, उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके चले गए।
फिर हमने क्या किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर की हीट सप्लाई करी होगी, जिससे आइस मेल्ट हो गई और देखिए सॉलिड से क्या बनकर आ गया, लिक्विड। फर्दर हमने लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया और देखिए उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके चले गए। फिर हमने उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी, जिससे वाटर वेपर्स बनकर आ गए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्दर हमने वाटर वेपर्स को भी हीट किया, जिसके कारण क्या होएगा, वाटर वेपर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। आपको पता है एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इसीलिए मैं डायरेक्टली कन्वर्जन करवाऊं या स्टेप वाइज कन्वर्जन करवाऊं, दोनों से रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। तो चलिए हर स्टेप का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं और फिर उसको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज निकल कर आ जाएगा। देखिए कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5, पांचों स्टेप का एंट्रोपी चेंज अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या काम कर रखा है, दे हैव एडेड इंटीग्रेशन सीपी dt बाय टी और टेम्परेचर की लिमिट्स अप्लाई कर रखी है। ध्यान रखिए जब भी टेम्परेचर चेंज होकर आ रहा होता है तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या, एनसीपी dt के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास Q आ जाएगा, Q बाई टी या dQ बाई टी कर देंगे तो एंट्रोपी चेंज निकल कर आ जाएगा। हमने टेम्परेचर की लिमिट्स लगा रखी हैं। फेज ट्रांजिशन जब भी होता है, देखिए फेज ट्रांजिशन यहाँ पे दो जगह हो रहा है, एक बार फ्यूजन एक बार वेपराइजेशन। हमें पता है फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होकर आता है और फेज ट्रांजिशन का जो एंट्रोपी चेंज है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है डेल्टा एच बाई टी के रूप में। यहां पे भी देख लीजिए वही डेल्टा एच बाई टी के रूप में लिखा हुआ है। हम सारी वैल्यूज 1 मोल के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्सप्रेशंस लिखे हुए। ठीक है, देखिए ये दोनों फेज ट्रांजिशन वाली वैल्यू हो गई। यहाँ पे आपने लिक्विड वाटर को 273 से 373 तक गर्म किया हुआ था तो सेम रिलेशन आ जाएगा, पर आपको पता है सीपी की वैल्यू दोनों केस में अलग अलग होगी। वहां सीपी की वैल्यू वाज फॉर आइस, यहाँ सीपी की वैल्यू विल बी फॉर लिक्विड वाटर और टेम्परेचर की लिमिट्स अप्रोप्रिएटली चेंज होकर आ जाएंगी। लास्ट केस में अपने को फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और सीपी की एक तीसरी वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेपर, तब अपने पास ये वाली क्वांटिटी ऑब्टेन होकर आ जाएगी। अगर सारे रिलेशंस को ध्यान से देखें तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर ये सारी बातें करी हुई हैं। देखिए फ्यूजन भी है, वेपराइजेशन भी है, टेम्परेचर भी वही सारे इन्वॉल्व्ड हैं जो हमने बोला हुआ है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन सही निकलता हुआ नजर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी सेकंड वाला ऑप्शन। इसके अंदर सारी वही टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं जो हमने इन्वॉल्व करी हुई हैं। ठीक है, so the correct answer is going to be क्या, second option comes out to be the answer। ठीक है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन की बात करूं तो टफ है, क्यों, क्योंकि एक तो इतने भयानक सा ऑप्शन दिए हुए हों तो बच्चा वैसे ही घबरा जाता है, और दूसरी बात ये कि अगर वो सारी स्टेप्स को प्रॉपर्ली सोचे और हर स्टेप का कैलकुलेशन कर ले देन ही कैन गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए अगले सवाल में इन्होंने क्या दे रखा है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। आपसे बोल रखा है इतने मोल CO2 के बच गए हैं, ये देखिए इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फ्रॉम x ग्राम सैंपल। आपसे पूछ रहे हैं कितना CO2 का मास शुरू में लिया गया था, ये बताएं। अब देखिए इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बेसिकली बोला है कि हमने x मिलीग्राम CO2 में से इतने मॉलिक्यूल हटा दिए और हमारे पास इतने मोल बच गए। आप बताइए इनिशियली CO2 कितना लिया गया होगा। क्या आपको ऐसा लगता है इन दोनों का मास अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को इनिशियल मास ऑफ CO2 मिल जाने वाला है? ठीक है, वही कैलकुलेशंस अपने को करने हैं। देखिए मोल कंसेप्ट का सवाल है, इजी सवाल है, कोई ज्यादा रिएक्शंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सिंपल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इंटर कन्वर्जन, मोल, संख्या ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रिलेट करने से आंसर आ जाएगा। इजी इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स बच गए हैं वो निकाल लेते हैं। देखिए इतने बचे थे, मैंने इसको Na से डिवाइड कर दिया। आर दीज द मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट? यस। देन हम बोल सकते हैं क्या, इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 कितने रहे होंगे वो देखते हैं एक बार। देखिए ये वो मोल्स हैं जो हमें पता है क्या थे, देखिए ये बच गए थे, ये वो थे जो हमारे पास में रिमूव कर दिए गए। दोनों को ऐड कर देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लिया तो मास इन ग्राम आ जाएगा, इन 2000 कर देंगे तो मास मिलीग्राम में ऑब्टेन होकर आ जाएगा। राउंड ऑफ करके आंसर रिपोर्ट करेंगे तो यू विल गेट 196 एज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन की बारे में बात करें तो यही लिखा हुआ है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर।
इजी लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बच्चों को क्लास 11th के शुरुआत के दौरान प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए यहां इन्होंने क्या बोला हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड। ये कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स के रूप में एग्जिस्ट करेगा। फिर ये बोल रहे हैं इसका 0.1 मोलल सॉल्यूशन ले लिया, जिसके कारण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया इतने डिग्री का। आपसे ये बोल रहे हैं क्या 100% आयोनाइजेशन मान लें कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 मान लें। अब आपको कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स यहां पे मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए बेसिकली सवाल के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एज वेल एज सॉल्यूशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा का इस्तेमाल करके वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे किया जा सकता है। यहां पे आप देखिए ये रहा मेरा कंपाउंड CrCl3.NH3। ठीक है, या .XNH3 आपको दिया हुआ है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलैलिटी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। जब आप इसके अंदर डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए I की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 3। अब जो I की वैल्यू 3 निकल कर आ रही है, इसका मतलब अपने कॉम्प्लेक्स से कितने आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए, 3। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें एक भी आयन नहीं प्रोड्यूस होकर आएगा। दूसरा ऑप्शन में भी एक भी आयन प्रोड्यूस नहीं होकर आएगा। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें 2 आयंस प्रोड्यूस होकर आएंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट दिख रहा है, बिकॉज आपको पता है एक तो कैटायन और 2 एनायन, मतलब कुल मिला के कितने आयंस बन जाएंगे, 3 आयंस बनकर आ जाएंगे। बताइए 3 आयंस कौन से ऑप्शन में बनकर आ रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन के अंदर बनकर आ रहे हैं। तो आई कैन से फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है अपने पास में, दो चैप्टर्स इन्वॉल्वड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस, इसीलिए लेवल ऑफ द क्वेश्चन को मॉडरेट रखा हुआ है। बेसिकली जैसे ही आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आप सीधा ऑप्शंस के ऊपर आ सकते हैं और इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाले हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इनको जो बोलना था दैट वाज मिलीमोलर सॉल्यूशन बोलना था। इन्होंने क्या बोला है, देखिए अ 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथेनामीन प्रोड्यूसेस क्या, पीएच बराबर 9 वाला सॉल्यूशन। हमसे ये पूछ रहे हैं Kb दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस ऑफ इथाइलामीन कितना आएगा, ये वाली बात आपको बतानी है। देखिए वीक बेस का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी आपको यहाँ पे गिवन है, आपको उसका पीएच दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Kb। ठीक है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट, क्योंकि मिली मोलर वगैरह का डेटा दिया हुआ है, इसीलिए कई बार बच्चा कैलकुलेशंस में थोड़ा घबरा जाता है। चलिए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व किया जा सकता था। देखिए एक बार, ये रहा आपका कंपाउंड, दिस इज अ वीक बेस एक्सपेक्टिंग टू बी हैविंग अल्फा लेस देन 1। अगर ऐसा है तो बताइए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वीक बेस के लिए हमें पता है पीओएच कैलकुलेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो जो पीकेबी की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 7, मतलब केबी आ जाएगा 10⁻⁻7 के बराबर। इन्होंने कहा था वैल्यू 10⁻x के बराबर लिखनी है, तो बताइए दोनों को इक्वेट करने से x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 7 के बराबर निकल कर आ रही है। आई कैन सिंपली से 7 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, सॉल्व करने पे इजीली वैल्यू 7 निकल कर आ जाती है। ठीक है, आपको पीएच की वैल्यू दी हुई थी, उससे आप पीओएच निकाल लेंगे। ये जरूर याद होना चाहिए कि फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पे पीएच नहीं आ रहा है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसलिए क्या आएगा, पीओएच आएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साथ में एंट्रोपी भी इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं एक बार, व्हाट दे आर सेइंग इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 into NO2 आर दिस एंड दिस। आपसे ये पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या निकल कर आएगा फॉर दिस केस इन जूल पर मोल, आपको बताना है। ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, आपको डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू पूछी जा रही है। बहुत फेमस सा रिलेशन होता है हमारे पास में, देखते हैं एक बार वैल्यू क्या इन्वॉल्व होगी। देखिए ये रहा डेल्टा एच नॉट, सो सॉरी,
यहाँ पे भी अगेन टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। देखिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, हमने डेल्टा एच नॉट पुट कर दिया और टी डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी पुट कर दी। यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे जूल पर मोल में, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। उन्होंने यही पूछा था कि आंसर देखिए किस में निकालना है, जूल पर मोल में निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी, लेवल हमने मॉडरेट इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इफ यू कैन सी, देखिए ये डेटा किलो जूल में दे रखा है, ये डेटा जूल में दे रखा है, रिजल्टिंग डेटा आपको जूल में निकालना है। ठीक है, यहां पे केल्विन दे रखी है यूनिट, यहां देखिए डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसके कारण कई बार बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर अगर आप प्रॉपरली यहां पे सारी चीजें कर लेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं है, इजीली आंसर ऑब्टेन किया जा सकता है। दिस 2850 न्यूमेरिकल टाइप कम्स आउट टू बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। इस सवाल के अंदर देखिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या बोला हुआ है देखते हैं एक बार। देखिए आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, N2O5 टूट के क्या बना रहा है, N2O4 और O2 बना रहा है, दिस इज द रिएक्शन। फिर आपको क्या किया हुआ है, देखिए कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, क्या कि इनिशियली जो प्रेशर था वो इतने के बराबर था, जब इतना टाइम हो गया तो प्रेशर x के बराबर हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे नियरेस्ट इंटीजर के रूप। साथ में इन्होंने अपने को क्या किया हुआ है, देखिए रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू भी दी हुई है, इतने के बराबर वैल्यू है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज द चैप्टर। अब देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे हैं ताकि लेवल ऑफ द क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया लग कर आए। ठीक है, देखिए वैसे जब भी टोटल प्रेशर का डेटा दे दिया जाता है तो कई बार बच्चों को हम लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हैंडल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मॉनिटरिंग नहीं, इन्होंने बिल्कुल एलिमेंट्री एनालिसिस के थ्रू सवाल को सॉल्व किया है। मैं दोनों ही अप्रोचेस आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो फंडामेंटल तरीके से सोच के देखते हैं, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ के की यूनिट देख के हमको समझ में आ रहा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, चलिए वैल्यू देखते हैं अब एक बार। इनिशियली प्रेशर था, मान लेते हैं पी नॉट, तो ये 0 0 होएगा। मान लेते हैं थोड़ा रिएक्शन हो गया तो ये सिचुएशन आ गई है। फाइनली रिएक्शन कंप्लीट होकर आ जाएगा, ये 0 हो जाना चाहिए, ये पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आधी मात्रा में ऑब्टेन हो जाएगा, दिस इज द केस। नाउ अगर मैं बात करूं तो देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, 100 मिनट पे टोटल प्रेशर की बात इन्होंने बोली हुई है, एंड दे आर सेइंग दैट द वैल्यू कम्स आउट टू बी, इन्होंने देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है x के बराबर वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू 0.6, 100 मिनट्स बाद जो वैल्यू आ रही है वो x के बराबर आ रही है। अब देखिए 100 मिनट बाद मतलब हम कोई भी जनरल टी टाइम का डेटा मान सकते हैं, तो इसको जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, देखिए सबको ऐड कर देना चाहिए और इन्होंने ऐड करके वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, साथ में इनिशियल वैल्यू भी आपको दी हुई है। अगर हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा जिसमें हमें क्या करना चाहिए, रेट कांस्टेंट के बराबर 1/t ln ऑफ पी नॉट बाई पी टी की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ रहा है 0.897। ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्रेस करेंगे तो 897 कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से एनालिसिस किया गया तब जाके अपने पास ये रिजल्ट निकल कर आया। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम कई बार बच्चों को ये भी बोल रहे होते हैं कि मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे एक सीधा रिलेशन लग जाता है के बराबर वी राइट द वैल्यू एज 2.303 बाय टी log to the base 10 and we write it as p infinity minus p naught by p infinity minus pt। अगर आप सीधा यहीं पे वैल्यूज पुट कर दें तो आपका रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ जाएगा। देखिए के की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम आपको क्या बोला हुआ है, देखिए 100 मिनट बाद का डेटा आपसे पूछा हुआ है, वही डेटा अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए सॉरी 100 सेकंड बाद वाला डेटा इन्वॉल्व है, तो टाइम की वैल्यू चलिए सेकंड के हिसाब से क्या कर देंगे, 100 के बराबर पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है, वो अगर आपने ध्यान से पुट कर दी तो काम इजीली चल जाएगा। देखिए इनिशियल प्रेशर आपको 0.6 दिया हुआ है, इसका मतलब दिस हैज टू बी 0.6। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस पी इंफिनिटी की वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाएगा। पी इंफिनिटी की वैल्यू एज पर द रिएक्शन क्या देख सकते हैं, देखिए मैं देख रहा हूं रिएक्शन के अंदर 2 मोल से देखिए 3 मोल बनकर आ रहे हैं विद द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब मोलों की संख्या 1.5 गुना हो गई है, तो बताइए क्या कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर भी 1.5 गुना हो जाएगा क्या?
हाँ, इसका मतलब जो P इंफिनिटी की वैल्यू है वो दोनों जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट द सेम वैल्यू एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी क्या, 1.5 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। ये भी वही वाली वैल्यू है। अगर हम ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दें किसकी बजाय, P इंफिनिटी की बजाय, देन यू कैन गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहां से डायरेक्टली सॉल्व करके आपको पीटी की वैल्यू मिल जाएगी, यही आपका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा कम कैलकुलेशंस इन्वॉल्व करके मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके भी आप सवाल कर सकते थे। दोनों अप्रोचेस आपको बता दी गई। ठीक है, ओके, कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को टफ रैंक किया हुआ है। बड़ी मुश्किल लगती है बच्चे को, तब जाके वो आंसर तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए अगले सवाल के अंदर क्या इन्वॉल्व होकर आ रहा है। अच्छी बात है, खत्म होकर आ गए हैं क्वेश्चंस। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर। 23 जैन मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर दिए गए हैं, उसकी मल्टीपल अप्रोचेस के बारे में बातचीत कर ली है। होप यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशंस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।